जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की शुरुआत की थी। हमने जाना था कि कौन से भाग में डीपीएसपी को शामिल किया गया है, क्यों शामिल किया गया है, इसके बारे में भी हमने समझा था, है ना। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, इसकी विशेषताओं के बारे में हमने समझा था कि क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत जो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में। हम लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में एक एक चीज़ों को हम देखेंगे, डिफरेंस को भी। और हमने 36 से लेकर अनुच्छेद 45 तक के प्रावधानों को देखा था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो डीपीएसपी हैं वो अनुच्छेद 38 से इनकी शुरुआत होती है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 46 से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के सेशन में मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, उसमें भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको लिखने का आपका जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू बना रहे। और इसका पीडीएफ काफ़ी सारे दोस्त हमें मैसेज करते हैं कि इसका सर पीडीएफ कहाँ है। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल एनआईए स्टडी हब आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, उसमें हम इसके पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। देखिए आर्टिकल 46 क्या बात करता है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा का प्रावधान करता है। अभी ये हम देखें कि काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं किनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, है ना, ताकि उनको समाज में एक सम्मानजनक स्थिति से दृष्टिकोण से उनको देखा जाए, किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। जनजातियों के लिए विशेष रूप से क्या बनाए जाते हैं ताकि उनका शोषण ना हो, इसलिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ट्राइबल एरियाज में केवल वहीं के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं, हम जा कर के वहाँ के ज़मीनों को नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान, नियम, कानून बनाए गए हैं इसी को दृष्टिगत रखते हुए। और क्या गजब की मानसिकता थी हमारे संविधान निर्माताओं ने कि उन्होंने बहुत पहले ही इसको एक ड्रीम के रूप में, एक सपने के रूप में संजोया था। और धीरे धीरे हमारे सरकार इन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, सामाजिक अन्याय जो उनके साथ होता था उसके लिए भी काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं जिससे तुरंत उनको न्याय मिल सके, उनका कोई शोषण ना कर सके। ठीक है। अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47 यह कहता है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने एवं जन स्वास्थ्य स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। अच्छा, इससे मैं एक चीज़ को लिंक करूं तो देखिए, आपने फोर्टिफाइड चावल के बारे में सुना होगा। अभी वर्तमान में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी राशन दुकानों में, है ना, फोर्टिफाइड चावल मिक्स करके वो चावल क्या करती है, वितरित करती है। तो जो हमारे निचले कर्मी हैं, सपोज़ कि जो गरीब लोग हैं, उनको एक हाई क्वालिटी का खाना तो नहीं मिल पाता दोस्तों, विटामिन प्रोटीन की ऐसी कमी होती है, कुपोषण के शिकार होते हैं। तो इसीलिए पोषाहार का स्तर बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड चावल दी जा रही है। आपने देखा होगा मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से, है ना, उनको क्या किया जाता है ताकि उनको विटामिन और प्रोटीन, मतलब एक हाई क्वालिटी फूड उनको प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। उनके जीवन स्तर सुधारने और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए, मतलब ये आप ये समझिए, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए हमने स्मार्ट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। आयुष्मान कार्ड जो आया है तो उनको क्या करें, स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, बेहतर गुणवत्तापूर्ण उन्हें बीमारी से बचाने के लिए उनके उपचार का प्रावधान करती है गवर्नमेंट और काफ़ी सारी स्कीम चलाती है। तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। दूसरा आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल क्या करते हैं, औषधि के रूप में भी बहुत सारे टॉनिक में डाले जाते हैं। तो औषधि प्रयोजनों को छोड़ करके बाकी जो चीज़ें हैं उन पर क्या करती है, उपभोग पर प्रतिबंध लगाती है सरकार, है ना। जैसे अफीम हो गया, कुछ मात्रा में तो वो दवाई के लिए भी यूज़ होती है,
लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोकीन वगैरह है, ड्रग्स है, जो पाकिस्तान क्या करता है, ड्रोन के थ्रू भारत में पंजाब पंजाब क्षेत्र में भेजता है ना। तो इन सब को पकड़ना सरकार का काम है, और इन चीज़ों के उपभोग करने से रोक लगाने के काम कौन करती है, सरकार करती है। कुछ मात्रा में यूज़ करें तो वो क्या कहते हैं, औषधि के रूप में भी तो उपयोग किया जा सकता है ना। लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसके सेवन पर क्या करती है, सरकार इसमें रोक लगाती है। फिर अनुच्छेद 48 ये कहता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने के लिए सरकार क्या करेगी, सुविधा उपलब्ध कराएगी। जैसे बहुत सारे कृषक उत्पाद संघ बने रहते हैं, है ना, तो और पशुपालन के लिए भी उनके संगठन बनाए जाते हैं, तो इसके लिए। दूसरा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने के लिए बहुत सारे क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ना। वैज्ञानिक प्रणालियों से करने के लिए स्कीम चलाती है। जैसे आपने देखा होगा, बूचड़ खाने जो रहते हैं, है ना, उन पशुओं को मारने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इनको आधुनिक तरीके से इनको ट्रीट करो, है ना। जैसे विदेशों में होते हैं बूचड़ खानों में, क्या होता है, स्लॉटर हाउस में बड़े बड़े मशीन, एडवांस्ड मशीन का उपयोग होता है बूचड़ खाने में। और पशुपालन भी आप कर रहे हैं तो नए नए, जैसे अभी ड्रोन का आ गया। ड्रोन का जो यूज़ है वो क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली का ही तो उपयोग है ना। कृषि में हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले हाथों से ही हम खाद डालते थे, लेकिन अब जो लखपति दीदी में ड्रोन का प्रावधान किया गया है, वो भी क्या है, ये अनुच्छेद 48 को ध्यान में रखकर ही ऐसे स्कीम बनाए जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इससे इंटरकनेक्ट कर सकें। अब देखिए, अनुच्छेद 48A, अब आप इसको देख के समझ गए होंगे क्योंकि कैपिटल ए लगा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राज्य क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये भी इसका है। जैसे हमारे यहाँ अभी देखिए, जो टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं वो किसके लिए हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए। ये सब क्या है, इससे रिलेटेड है। पर्यावरण का संरक्षण, आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ हैं उसमें क्या लगता है, पॉल्यूशन का एक डिजिटल बोर्ड बना रहता है। उसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारी हवा, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड नहीं है। तो इनके संरक्षण के लिए वो इंडेक्स तो बता रहा है, अब उनका संरक्षण भी करना है पर्यावरण का, तो उससे संबंधित उपाय करना। तो जितने भी आप देखते होंगे भूमि के प्रदूषण से रोकने के लिए योजनाएं, है ना, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए योजनाएं, बड़े बड़े शहर हैं जो मेट्रोस हैं, मेट्रो सिटीज़ ले लीजिए, दैट्स एग्जांपल के लिए मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, ये क्या करते हैं, जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है वैसे ही इनके यहाँ पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना, स्कीम चलाना, इसके लिए प्रयास करना, किया जाएगा। अनुच्छेद 49 ये कहता है, राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद में राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया हो, रक्षा करने का प्रयास करेगा। अच्छा, इसका तो हाल का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है औरंगजेब के कब्र वाला जो अभी चल रहा था। छावा मूवी के बाद, औरंगजेब का इतिहास जानने के बाद काफ़ी आक्रोश है हमारे देश में, है ना। लेकिन जो औरंगजेब का जो कब्र है नागपुर में, उसको क्या करती है एएसआई, उसको क्या करती है, संरक्षित करती है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो क्या करती है, पुरातत्व विभाग उसको संरक्षित, भारत सरकार के द्वारा उसको चिन्हित किया गया है। तो अब मान लीजिए उसको कोई क्षति पहुंचाने का काम करेगा, तो सरकार का यह दायित्व है कि उसको क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि यह स्मारक है ना। तो ये इससे हम इंटरकनेक्ट इसको कर सकते हैं। अनुच्छेद 50 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अक्सर आप न्यूज़ में सुने होंगे, जैसे अभी चल भी रहा है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ कुछ नोट जले हुए मिले थे, है ना। तो इसके बाद से ही यहाँ डिस्कशन चालू हो गया कि अब न्यायपालिका में भी पारदर्शिता लाने के लिए उनकी नियुक्तियों में कार्यपालिका के लोगों को भी शामिल किया जाए। लेकिन संविधान ने क्या कहता है हमारे यहाँ, कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना,
ताकि न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, कोई प्रेशर में काम ना करे। अक्सर आपने देखा होगा कि अधिकारी कार्यपालिका के प्रेशर में आके कुछ गलत काम कर देते हैं, लेकिन न्यायपालिका को इससे क्या किया गया है, पृथक रखा गया है ताकि उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, है ना। कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो टसल होता है उसके बारे में जानना। चलिए, अनुच्छेद 51 ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत की विदेश नीति संबंधित निदेशक तत्व के बारे में। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज, फिर हम अभी के लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने के संदर्भ में, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर करने का भाव बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूक्रेन रसिया का युद्ध। भाई, भारत ने अपना स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर रखा कि इन झगड़ों से आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पुतिन जी के सामने बहुत ही क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है ना। तो आप युद्ध करके अपनी किसी भी योजना को सिद्ध नहीं कर सकते, इससे केवल और केवल अशांति ही फैलेगी पूरे विश्व में। तो इसमें चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन करना, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि भारत सरकार ने कहा भी है कि हम जब आप बोलेंगे तब हम मध्यस्थता करने के लिए, किसी प्रकार की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं, है ना। भारत क्या करता है, जो भी यूनाइटेड नेशन के नियमों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, क्योंकि इस अनुच्छेद 51 में लिखा भी है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और भारत उसमें सबसे बड़ा प्लेयर उभर के आया है, जो बहुत ही फ्रंट फुट में लीड कर रहा है वर्तमान में। जैसे हमारे यहाँ G20 का मीटिंग हुआ था, है ना, तो ग्लोबल साउथ के लोगों को उसमें नेतृत्व प्रदान नहीं था, सदस्यता नहीं मिली थी। तो आपने देखा तो कैसे अफ्रीकी संघ को, उसमें मेरे ख्याल से 55 या 56 कंट्रीज़ हैं, तो यूरोपीय संघ को हमने क्या किया, हमारे प्रयासों से ही उसमें शामिल किया गया, है ना। तो ये है न्यायपूर्ण और अच्छे संबंध की स्थापना के लिए भारत सरकार अनुच्छेद 51 के तहत क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, चलिए, अब नए निदेशक तत्व हैं जिनको जोड़ा गया है समय समय पर, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल हैं और सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए निदेशक तत्व, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये कौन सा है, अनुच्छेद 39 में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 39 का, इसको किसके, ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 43 का को जोड़ा गया। एंड देन पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 का, इसको भी जोड़ा गया। अब अनुच्छेद जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना, ये अनुच्छेद 38 का दूसरा पहलू है। मतलब एक लाइन लिखा हुआ, उसके बाद और के बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, उसको इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन हमने देखा, आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदला गया था। फिर एक है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, यानी कि अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43 खा। तो ये कुछ प्रावधान है दोस्तों, संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन कुछ यूनिक पोर्शन से ही बनाए जाते हैं, और ये उन यूनिक पोर्शन में से एक है।
अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि निदेशक तत्वों का वर्गीकरण संविधान में नहीं किया गया है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है ना? 6 मूल गारंटियां प्रदान की गई है ना? लेकिन निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, उसे एज इट इज 36 से लेकर 51 तक जैसा हमने पढ़ा है उसी ही फॉर्म में क्या किया गया है, संविधान में लिखा गया। अच्छा, तो सर इसका वर्गीकरण किसने कर दिया और हमारा बोझ बढ़ा दिया? तो ये हुआ दोस्तों कि संविधान बनने के बाद बहुत सारे जो कानून के ज्ञान रखने वाले लोग थे, है ना, जिसे कानूनविद हम जिसे कहते हैं सो कॉल्ड, उसके बाद बहुत सारे जो संविधान के संदर्भ में बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं, ऐसे संविधानविद लोग, इन्होंने क्या किया कि 36 से 51 तक के प्रावधान को ना 3 पार्ट में बांट दिया। समाजवादी सिद्धांत नाम दिया, गांधीवादी सिद्धांत नाम दिया और उदार बौद्धिक सिद्धांत नाम दिया। देखिए, समाजवादी सिद्धांत का सीधा सा मतलब है समाज से संबंधित, तो इनका लक्ष्य होगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, है ना। दूसरा, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मतलब ऐसे अनुच्छेद जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे, वो सभी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब आपको इस अनुच्छेद एक बार आप याद कर लेंगे तो सिर्फ इसमें पुट करके आपको रखना है, जैसे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 47। तो ये अनुच्छेद जब भी आप एक बार याद कर लेंगे, उसके बाद उन्हें आपको समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत उनको रखना है और मेंस के एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा कि समाजवादी सिद्धांत को बताइए, तो आपको थोड़ा थोड़ा इन सबको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इसको डील करना पड़ेगा, है ना। गांधीवादी सिद्धांत बहुत ही इजी है भाई। गांधी जी का वक्तव्य ही है कि भारत तो गांव में बसता है और भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे गांव का विकास नहीं होगा। तो स्वायत्तता की बात करते थे गांधी जी, है ना। तो इन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है ये। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, जैसे अनुच्छेद 40 अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो गांधीवादी विचारधारा उसमें झलकेंगी, है ना। तो वो क्या है, गांधीवादी सिद्धांत है। उदार बौद्धिक सिद्धांत, ये क्या है, उदारवादिता के सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए उदारवाद ना दर्शन में एक थ्योरी होती है ना। उसका सीधा सा मतलब, जैसे उदार लिबरल जब कहा जाए तो उदार से थोड़ा सा आप क्या समझते हैं नाम से ही, कि बहुत ज़्यादा कानूनों पर बंध के न रहना, है ना। पुराने जो रूढ़िवादी सोच है, अब नए सोच को अपनाना, उदार बनना थोड़ा सा, है ना। तो क्या करता है, व्यक्ति की आज़ादी को ध्यान में रखा जाएगा इसमें, है ना। कानून के सामने बराबरी के संदर्भ में बात की जाएगी कि भाई जैसे महिलाओं का पहले बहुत ज़्यादा शोषण होता था, है ना, अब ऐसे कानून आए हैं जो उन्हें कानून के सामने पुरुष के बराबरी के संदर्भ में रखते हैं। तो ये क्या है, उदारवादिता के सिद्धांत। बौद्धिक सिद्धांतों को इसमें दोनों को शामिल किया गया है और ये नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं नवाचार, इन सबको शामिल करना। तो जैसे अनुच्छेद 44, जैसे हमने देखा अभी यूसीसी की बात की जाती है ना, अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 49, 50 और 51, है ना। तो ये सभी क्या है, उदार बौद्धिक सिद्धांत के एग्जाम्पल हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 36 से लेकर 51 को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। जब उसको आप इमेजिन कर पाएंगे ना, तो इस वर्गीकरण में आप आसानी से उसको रख लेंगे, है ना। तो पहले आप आर्टिकल याद करिए, मेंस आप दिला रहे हैं, यदि आपको आर्टिकल याद हो गया है तो इस वर्गीकरण के हिसाब से उसको पुट कर दीजिए, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है। हाँ, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अभी, तो आप केवल और केवल आर्टिकल याद करिए, काफ़ी लंबी यात्रा आपको तय करनी है।
ठीक है। अब कुछ अंतर हैं, जैसे हमने देखा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच में, वैसी मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के मध्य विभेद है। इनको थोड़ा सा जानते हैं। एज इट इज़ है, जो भी हमने विशेषताएं पढ़ी है लगभग लगभग उन्हीं चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि एक्चुअल में इनमें क्या है। मूल अधिकार पहला है कि ये नकारात्मक है, जैसा कि ये कुछ राज्यों को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। नकारात्मक का कहना ये है कि वो अधिकार जो देते हैं हम जनता को देते हैं, आम जनता को, और राज्यों को क्या करते हैं, कुछ अधिकारों को, राज्यों का ही अधिकारों को प्रतिबंधित कर देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। निदेशक तत्व क्या है, सकारात्मक है। ये राज्यों को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है, मतलब जब भी सरकार कोई भी पॉलिसी लाएगी तो वो निदेशक तत्वों को शामिल करेगी, ठीक है। ये न्यायोचित होते हैं मूल अधिकार, और एक गैर न्यायोचित होते हैं, है ना। मूल अधिकार के हनन पर न्यायालय द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है, लेकिन निदेशक तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता, है ना। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है, और जैसा हमने देखा निदेशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये समाज के रूप में बात करता है, और ये लोकतांत्रिक क्या करता है, मूल अधिकार राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करता है, ठीक है। ये कानूनी रूप से मान्य है ना, और इनको क्या है, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, मतलब सरकार इनको जो भी योजनाएं पॉलिसी बनाने में उपयोग करती है तो वो क्या है, राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई। नैतिक हम उसको पालन करते हैं तो वो हमारे लिए भी क्या होता है, एक नैतिक दृष्टिकोण से वह क्या हो जाती है, मान्यता उसको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि निदेशक तत्व क्या करते हैं, समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि इस तरह ये समाजवादी इसलिए क्योंकि ये समाज पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है, मुख्यतः समाज पर ही ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः लागू है ना। जितने भी हमारे मूल अधिकार है वो स्वतः लागू है। हाँ, उनका उल्लंघन होने पर वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ठीक है। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। जैसे कोई भी कानून बना रही है सरकार, और यदि मान लीजिए उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, कोई भी स्कीम बना रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर उसे अवैध घोषित कर देती है कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे आपको याद होगा तो एक इलेक्शन बॉन्ड करके आया था, है ना, चुनावी बॉन्ड, जिसमें हम क्या करते थे, बॉन्ड को बैंक से खरीदते थे और उतना पैसा हम बैंक को दे देते थे, और वो पैसा सीधे सीधे कहाँ जाती थी, राजनीतिक पार्टियों के पास चली जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मूल अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो जो हमारे सरकार ने, जो संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, उन्हीं का ही उल्लंघन हो रहा है, तो ये असंवैधानिक है। इसलिए जो इलेक्शन बॉन्ड वाला जो चल रहा था ना, उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और वो वहीं समाप्त हो गया, ठीक है। निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए, इस प्रकार हमने इसके विभेद को भी देख लिया, है ना। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो मेंस का एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसको लिख नहीं पाया था एक्चुअल में, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समता को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, समझाना है ना। तो इसको आपको 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। आई होप इससे आपका जो स्पीड है दोस्तों वो डेफिनेटली बढ़ेगा, और आप इसमें थोड़ा थोड़ा काम करते रहिएगा। ये तो हुआ, अब हमने देख लिया डीपीएसपी हमने कवर कर लिया।
अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, अब राज व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बहुमत का एक जो छोटा सा टॉपिक है वो हम कर लें, एंड देन संविधान में संशोधन कैसे करते हैं वो हम जान लें। क्योंकि राज्य व्यवस्था में जैसे ही हम कदम रखेंगे, है ना, उसके बाद ये वर्ड बार बार आएंगे कि सामान्य बहुमत से, कि विशेष बहुमत से, तो उसके कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ लेंगे तो फिर उस क्लास को समझने में दिक्कत नहीं होगी। संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाता है उस टॉपिक को भी हम पढ़ लेंगे। तो बार बार ये आते जाएंगे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, तो वो भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।